जीवन एक अवसर है श्रेष्ठ करने का, श्रेष्ठ बनने का, श्रेष्ठ पाने का। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश परिचय देता है। ठीक उसी तरह आप अपने बारे में कुछ भी ना बोलें, बस अच्छे कर्म करते रहिए, आपका परिचय स्वतः लोगों तक पहुंच जाएगा। ताकत आवाज में नहीं, अपने विचारों में रखें, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। अपने आपको आप जितना साधारण हो सके आप कोशिश करिए उतना साधारण रखें, क्योंकि जिन धागों की गांठ आसानी से खुल जाती हैं उन पर कैंची चलानी नहीं पड़ती। हेलो इंडिया, आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। और आइए सबसे पहले जानते हैं हेलो इंडिया में क्या है खास। अमृता, नजर डालेंगे हेलो इंडिया हाइलाइट्स पर। बिल्कुल, और हाइलाइट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले नजर डालेंगे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्यवार सुर्खियों पर। आज की गतिविधियों की करेंगे बात, बताएंगे आपको तेलंगाना स्थापना दिवस आखिर क्यों मनाया जाता है, और इसके साथ ही आपको मिलवाएंगे फ्रांस में एथलेटिक्स गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने वाली खास खिलाड़ी से। साथ ही पलटेंगे इतिहास के पन्नों को, जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। 17 साल। तो जुड़े रहिए अगले आधे घंटे मेरे और पराक्रम के साथ हेलो इंडिया में। आगाज करते हैं और सबसे पहले बात राष्ट्रीय समाचारों की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू सेनेगल यात्रा पर हैं और बुधवार को सेनेगल पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। वहां पर उन्होंने कई खास वहां के जो श्रेष्ठ नेतृत्व हैं इनसे मुलाकात की, और इसके बाद राष्ट्रपति मैकी साल से उन्होंने मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा की और कृषि, स्वास्थ्य, रक्षा, रेलवे, ऊर्जा, संस्कृति आदि में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। पश्चिमी अफ्रीकी देश में किसी भारतीय गणमान्य व्यक्ति की ये पहली उच्च स्तरीय यात्रा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर गुरुवार को स्लोवाकिया और चेक गणराज्य की 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। उनकी यात्रा का उद्देश्य दोनों यूरोपीय देशों के साथ रिश्तों को मजबूती देना है। इस दौरान यूक्रेन पर रूसी हमले के प्रभावों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 से 4 जून तक स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में रहेंगे और प्रधानमंत्री एडुआर्ड हेगर से मुलाकात करेंगे। स्लोवाकिया के विदेश मंत्री इवान कोरकॉक के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। बुधवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कैनेडियन मंत्री मेलानी जोली से बात की। दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक और आर्थिक जुड़ाव से विस्तार से बातचीत हुई। दोनों देशों के सांस्कृतिक और सामुदायिक जुड़ाव पर भी चर्चा हुई। उन्होंने भारत प्रशांत और यूक्रेन संघर्ष के वैश्विक प्रभावों पर विचारों का आदान प्रदान किया। राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर सहमति दी और इस दौरान स्वतंत्रता के दुरुपयोग और उग्रवाद के खतरों के बारे में भी बातचीत हुई। इजरायल के रक्षा मंत्री भारत यात्रा पर हैं। आज शाम वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। साथ ही आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ भी उनकी बैठक होगी। इस दौरान तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह 3 जून को कश्मीर के हालात की समीक्षा करेंगे। वे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पर चर्चा करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्र सरकार की ओर से केंद्र शासित प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में हिस्सा लेंगे, जिसमें कोविड की वजह से 2 साल के अंतराल के बाद होने वाली वार्षिक अमरनाथ यात्रा की व्यवस्था का जायजा लिया जाएगा। पिछली बैठक 17 मई को हुई थी, जिसमें गृह मंत्री ने सक्रिय और समन्वित आतंकवाद विरोधी अभियानों की वकालत की थी और सुरक्षा बलों को सीमा पार से शून्य घुसपैठ सुनिश्चित करने और केंद्र शासित प्रदेश से आतंकवाद का सफाया करने को कहा था। नीट पीजी का परिणाम रिकॉर्ड 10 दिन में जारी किया गया। इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की सराहना की। उन्होंने ट्वीट कर उन सभी छात्रों को बधाई दी जिन्होंने नीट पीजी के लिए क्वालिफाई किया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पोस्ट ग्रेजुएट 2022
21 मई को 1849 केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जिसमें कुल 1,82,318 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने धन शोधन मामले में इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और एक संबंध संगठन रिहैब इंडिया फाउंडेशन के कम से कम 33 बैंक खातों को कुर्क किया। खातों में 68 लाख रुपए से अधिक की राशि जमा है। धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत आदेश जारी किए गए हैं। पीएफआई के 23 खाते हैं, जिसमें 59,12,000 रुपए हैं और रिहैब इंडिया फाउंडेशन के 10 खातों में 9,50,000 के करीब रुपए हैं। और इस्लामिक संगठन का गठन जो है, आपको बता दें कि 2006 में केरल में हुआ था और इसका मुख्यालय फिलहाल दिल्ली में है। और राष्ट्रीय खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं राज्यवार सुर्खियों पर। कश्मीर में आतंकवादियों की ओर से अल्पसंख्यक सरकारी कर्मचारियों की टारगेट किलिंग के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक बड़ा फैसला किया है। कश्मीरी प्रवासियों और जम्मू संभाग के कर्मचारियों को घाटी में सुरक्षित स्थानों पर 6 जून तक पोस्ट किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और इस नंबर पर कॉल कर अल्पसंख्यक समुदाय अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने 2 नंबर जो हैं वो जारी किए हैं, जिसमें पहला नंबर है 0194250611 और दूसरा है 25061112। इसके अलावा JK minoritycell@gmail.com पर शिकायत करके मेल की जा सकती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव आज तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शाम 5 बजे राजस्व जिलों के अनुरूप 32 नए न्यायिक जिलों को शुरू करने की घोषणा करने के लिए तेलंगाना उच्च न्यायालय में मंच साझा करेंगे। यूनाइटेड ट्राइबल लिबरेशन आर्मी के जेम्स गुट के 14 उग्रवादियों ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के सामने हथियार डाल दिए। आत्मसमर्पण करने वालों में उग्रवादी समूह का अध्यक्ष तोनथांग सिंगसिट भी शामिल है और इस अवसर पर गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवादियों के आत्मसमर्पण सह पुनर्वास को संशोधित योजना के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की संख्या सालाना 2.75 लाख से भी अधिक पहुंच गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 64% ज्यादा है। भारत के 7वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ने 2021-22 के दौरान 6 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया है, जो कि एक सर्वकालिक रिकॉर्ड संग्रह है। उत्तराखंड के विश्व धरोहर फूलों की घाटी को बुधवार को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। अब फूल प्रेमी इस घाटी का सफर कर सकेंगे। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान द्वारा इस यात्रा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। घाघरिया में प्रवेश द्वार पर मौजूद जांच चौकी को सक्रिय कर दिया गया है और यहां फूलों के मौसम में करीब 500 प्रजातियों के रंगीन फूल खिलते हैं। उत्तर प्रदेश में अयोध्या के निर्माणाधीन राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी आधारशिला रखी। इस मौके पर देश भर से आया संत समाज भी मौजूद रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक में बिहार में जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया गया है और इसको लेकर जल्द राज्य कैबिनेट की अहम बैठक होगी। जातीय जनगणना कराने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। दिल्ली विश्वविद्यालय में दूरस्थ शिक्षा से मैनेजमेंट की पढ़ाई करने का इंतजार खत्म होने जा रहा है। DU के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग SOL को शैक्षणिक सत्र 2022-23 से MBA कोर्स चलाने के लिए ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन SICTE से मंजूरी मिल गई है। SICTE ने कोर्स के लिए 20,000 सीटों को मंजूरी दी है। हालांकि अभी SOL को डिस्टेंस एजुकेशन बोर्ड की मंजूरी का इंतजार है। यह मंजूरी मिलते ही दाखिला प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शिक्षा मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में शुरू हो गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सम्मेलन से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने और देश में शिक्षा अनुकूल तंत्र को मजबूत करने में मदद मिलेगी। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने भूमि और जल संरक्षण के लिए प्राकृतिक खेती के अभिनव तरीके अपनाने का आह्वान किया।
आज दिल्ली में 75 उद्यमियों के सम्मेलन और 75 देशी पशुधन नस्लों की प्रदर्शनी के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे पुरुषोत्तम रूपाला। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्या मामले में पंजाब कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया के साथ बातचीत करके राजा वड़िंग ने बताया कि उन्होंने सिद्धू मूसेवाला हत्या मामले में जांच एनआईए से करवाने की मांग की है। केरल में कोविड के कारण 2 साल से बंद हुए स्कूल फिर खुल गए हैं। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने तिरुवनंतपुरम में कजाकुट्टम के स्कूल में आयोजित एक रंगारंग समारोह में प्रवेशोत्सव का उद्घाटन किया। और आइए अब राज्यवार सुर्खियों के बाद नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। यूक्रेन युद्ध के बीच पश्चिमी देश लगातार रूस और उसके तेल के आयात पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। इन सब के बीच भारत का पूरा जोर रूस से सस्ता तेल खरीदने पर है। भारत रूस से रिकॉर्ड स्तर पर तेल खरीद रहा है। मई में भारत को रूस का तेल 33.6 लाख मीट्रिक टन हो सकता है। ये 2021 की तुलना में करीब 9 गुना अधिक है। मई 2021 में ये 3,82,500 मीट्रिक टन था। रिफिनेटिव के मुताबिक यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से रूस से भारत को कुल 48 लाख मीट्रिक टन तेल आयात हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन के लोगों में से 2 लाख बच्चों को रूस ले जाया गया है। वहीं अमेरिका ने रूस को डोनबास इलाके में कब्जा करने से रोकने के लिए यूक्रेन को तत्काल मदद देते हुए $700 मिलियन हथियारों का पैकेज देने का ऐलान किया है। President Biden announced a significant new security assistance package to arm Ukraine with additional capabilities and advanced weaponry, precisely what they need to defend themselves against the ongoing Russian aggression. That includes more advanced rocket systems so that they can strike key targets on the battlefield in Ukraine from longer distances. This is a continuation of a strategy that began even before Russia's invasion. We moved quickly to send Ukraine significant amounts of weapons and ammunition so that they can repel Russia's aggression and, in turn, can be in the strongest possible position at any negotiating table that may emerge. श्रीलंका के कृषि मंत्री महिंदा अमरवीरा ने भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने राष्ट्र में खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत की मदद मांगी है। आपको बता दें कि श्रीलंका स्वतंत्रता के बाद के इतिहास में सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी मानती है कि उत्तर कोरिया में कोरोना वायरस का प्रकोप बदतर हो रहा है, बेहतर नहीं। आपको बता दें कि लगातार केस आने के बावजूद उत्तर कोरिया की तरफ से कोरोना वायरस पर काबू पाने के लगातार दावे किए जा रहे हैं। अमेरिका में चिकित्सा भवन में गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हो गई। अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक लोगों पर गोलीबारी करने वाले शूटर की भी मौत हो गई है। हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि शूटर की मौत कैसे हुई। पाकिस्तान ने संघर्ष विराम पर चर्चा के लिए 50 सदस्यीय टीम काबुल भेजी। सरकार ने इस सप्ताह खत्म हुए पाकिस्तानी तालिबान के साथ संघर्ष विराम के विस्तार की बातचीत करने के लिए आदिवासी बुजुर्गों के एक 50 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को काबुल भेजा है। अतीत में संघर्ष विराम के कारण दोनों पक्षों के बीच अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा मध्यस्थता की गई। पाकिस्तानी तालिबान को तहरीके तालिबान या TTP के रूप में जाना जाता है। ये एक अलग समूह है और जो अफगान तालिबान के साथ जुड़ा है। आपको बता दें कि तालिबान ने पिछले साल अगस्त में अपने देश से सत्ता पर कब्जा किया था क्योंकि US और NATO सैनिक अफगानिस्तान से स्वदेश वापसी कर रहे थे। और चलिए अब आज की गतिविधियों पर एक नजर डाल लेते हैं। आपको बताएंगे कि आज क्या कुछ खास कार्यक्रम हैं। गुजरात में आज 2 दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन है जो कि आज संपन्न होगा। साथ ही इसके साथ भारत के खिलाफ 5 मैचों की जो T20 सीरीज है उसे खेलने के लिए नई दिल्ली पहुंचेगी दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम। तो ये खास आयोजन जिस पर सबकी रहेगी निगाह। इसके अलावा दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में तेलंगाना स्थापना दिवस समारोह आज आयोजित किया जाएगा। तेलंगाना स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तेलंगाना वासियों को बधाई दी है और अमृता शायद ट्वीट भी राष्ट्रपति का आया है। जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि ट्वीट संदेश में दरअसल उन्होंने कहा है कि समृद्ध संस्कृति और विरासत से धन्य तेलंगाना ने विकास संकेतकों पर सराहनीय प्रगति की है और एक उद्योगों के लिए एक केंद्र के रूप में खुद को उभारा है, संवारा है।
मैं कामना करता हूं कि ये समृद्ध होता रहे और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करता रहे। और अमृता, जैसा कि जिक्र हो रहा है, आज तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस से है। भारत जो है वो संस्कृति और जो उसकी जो ज्योग्राफिक जो स्टेट्स हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, और भौगोलिक और राजनीतिक तौर पर तेलंगाना का जन्म 2 जून 2014 को भारत के 29वें और सबसे युवा राज्य के रूप में हुआ। हालांकि ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर तेलंगाना का कम से कम 2500 साल से भी अधिक पुराना और गौरवशाली इतिहास रहा है। बिल्कुल, तेलंगाना अपनी अद्भुत कांस्य कास्टिंग के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। पराक्रम और एक निर्मल शहर, उत्कृष्ट पारंपरिक तकनीक, उत्कृष्ट कृतियों को बनाने के कई तरह के जो उसके हस्तशिल्प कलाएं हैं वो पूरे विश्व में उसे एक अलग मुकाम देती हैं, अलग पहचान देती हैं। तो आइए इस दिवस के मौके पर हम जानते हैं और समझते हैं तेलंगाना को। तेलंगाना सरकार द्वारा 2 जून को राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। राज्य के गठन का प्रस्ताव तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में वर्ष 2013 में लाया गया था। 2 जून 2014 को तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। के चंद्रशेखर राव इसके पहले मुख्यमंत्री बने और ESL नरसिम्हन राज्य के पहले राज्यपाल बने। तेलंगाना मुख्य रूप से तेलुगु भाषी लोगों का राज्य है। तेलुगु में तेलंगाना शब्द का मतलब है ऐसी जगह जहां तेलुगु बोली जाती है। आज तेलंगाना राज्य की स्थापना हुए 7 साल बीत चुके हैं, पर इसे बनाने का संघर्ष 1950 के दशक में शुरू हो गया था। 1724 से 1948 के दौरान निजाम तेलंगाना शब्द का इस्तेमाल करते थे। इससे वे अपने क्षेत्र के मराठी भाषी राज्यों और तेलंगाना के बीच का अंतर करते थे। तेलंगाना की पाक कला उसकी खासियत है। इसमें फारसी और अफगान क्यूजिन का असर साफ झलकता है। निजाम की राजसी विरासत की वजह से इसे निजामी क्यूजिन भी कहा जाता है और हैदराबाद की बिरयानी में भी खासी मशहूर है। भारत के नक्शे पर तेलंगाना एक खूबसूरत मोती है। निश्चित रूप से भारत के नक्शे पर तेलंगाना एक खूबसूरत मोती है, अमृता। और हमारे जो अलग अलग राज्य उनकी अपनी अलग ही खूबसूरती है। मतलब दुनिया के लोग जो हैं वो अलग अलग मौसम को और पहाड़, पर्वत, रेगिस्तान को और समुद्र को महसूस करने के लिए अलग अलग देश जाते हैं, लेकिन भारत वो देश है जो सांस्कृतिक रूप से भी, भौगोलिक रूप से भी अपने आप में अलग अलग खूबियां समेटे हुए हैं। डाइवर्सिटी जो यहाँ की है वो दुनिया की किसी देश में नहीं मिलती। भाषाएं, आचार विचार, पहनावा, खान पान, इतनी ज्यादा वैरायटी और किसी कोने में नहीं है पूरी दुनिया के। और पराक्रम, बात हमने बहुत कर ली, चूंकि ब्रेक का वक्त है और चाय ठंडी हो रही है तो एक ब्रेक लेना पड़ेगा हमें। और ब्रेक पर लेकिन जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं कुछ ऐसी तस्वीरों के साथ जो आपको हमारे देश की महिला खिलाड़ियों के प्रति गर्व का एहसास कराएंगी। दरअसल वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में देश का नाम रोशन करने वाली महिला मुक्केबाजों से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। जी हाँ, इस मौके पर प्रधानमंत्री, जैसा कि उनका नेचर है, स्वभाव है, हौसला अफजाई की। आपको बता दें कि वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं निखत जरीन, उनकी टी शर्ट पर प्रधानमंत्री ने सिग्नेचर दिए। निखत ने इस लम्हे को यादगार बनाया, प्रधानमंत्री के साथ एक सेल्फी ली और इस दौरान प्रधानमंत्री की उन तीनों महिला मुक्केबाजों के साथ कई हंसी मजाक के जो है वो मोमेंट आए, हंसी ठिठोली हुई और ये जो खूबसूरत नज़ारा था हम चाहेंगे आप भी देखें। और फिलहाल एक ब्रेक हम ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे आज के इतिहास पर। जी। खबरों को प्रसारित करने और रिपोर्टिंग में वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित करने के साथ ही व्यक्तियों और संस्थाओं पर पड़ने वाले इसके व्यापक प्रभाव जैसी नैतिकताओं का अनुसरण करना अनिवार्य है। आम जनता भी चाहती है कि मीडिया में जो खबरें आए वो सही हो। सोशल मीडिया इन दिनों निश्चित तौर पर जो भी कुछ हम लोग देख रहे हैं उसका कोई आधार समझ में नहीं आता। जो हमारे यहाँ पे कानून और नियम है वो अलग हैं अखबारों के लिए और मैगजीन्स के लिए। उसके बाद टीवी चैनलों के लिए एक अलग कानून है। इंटरनेट पे जो अखबार है या जो ब्लॉग है और उस पर जो चीज़ें चलती हैं वो अभी कानून के दायरे से बाहर है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। और आइए आप पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और जानते हैं कि 2 जून जो तारीख है अमृता, वो इतिहास के पन्नों में किन खास घटनाओं के साथ दर्ज है। क्योंकि हर दिन अपने आप में खास होता है और जो अतीत की घटनाएं हैं वो भविष्य का आईना है और भविष्य में बहुत कुछ दिखाती हैं, सजाती हैं, संवारती हैं। तो आइए समझते हैं 2 जून क्यों है खास। 2 जून वर्ष 1966 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पहली बार अंतरिक्ष यान चांद की जमीन पर सफलतापूर्वक उतारा था। सर्वेयर 1 नाम का ये यान आशंकाओं के विपरीत बहुत ही सफल ढंग से चांद पर उतरा। इससे पूर्व सोवियत संघ 4 महीने पहले ही ये सफलता हासिल कर चुका था। चांद की धरती पर उतरने के महज 4 घंटों के भीतर ही सर्वेयर 1 ने तस्वीरें भेजनी शुरू कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस मौके पर कहा कि सोवियत संघ के विपरीत अमेरिका चांद से आई इन तस्वीरों को जल्द से जल्द जारी कर देगा। सोवियत संघ ने तस्वीरों को जारी करने में कुछ समय लगाया था। इस यान को केप कैनावेरल एयरफोर्स स्टेशन से 30 मई को प्रक्षेपित किया गया था। और अमृता, इतिहास के बाद अब क्या है खास? अब इतिहास के बाद हम करेंगे पॉजिटिव बातें, यानी कि बात होगी पॉजिटिव न्यूज़ की। तो पराक्रम, जो पॉजिटिव न्यूज़ है वो आ रही है गुजरात से। यहाँ के वडोदरा से ताल्लुक रखने वाली लड़की लक्ष्या की हम बात करेंगे। 17 साल की लक्ष्या ने हाल ही में हुए फ्रांस में एथलेटिक्स गेम्स में सिल्वर मेडल जीतकर न सिर्फ वडोदरा का बल्कि देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। लक्ष्या का अगला लक्ष्य कॉमनवेल्थ गेम्स में और ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना है। आप देखिए लक्ष्या की ये सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई कहानी। हौसला बुलंद हो और इरादा पक्का तो लक्ष्य हासिल करना मुश्किल भले हो पर नामुमकिन नहीं। कुछ ऐसा ही करके दिखाया है गुजरात के वडोदरा की लक्ष्या ने। 17 साल की इस युवा खिलाड़ी ने हाल ही में फ्रांस में हुए ISF वर्ल्ड स्कूल प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस युवा महिला खिलाड़ी ने मेडल जीतकर न सिर्फ वडोदरा का बल्कि देश का नाम दुनिया में रोशन किया है। इस ऐतिहासिक जीत के बाद लक्ष्या का वडोदरा में जोरदार तरीके से स्वागत हुआ। अपनी कामयाबी से खुश लक्ष्या का अगला लक्ष्य है कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन कर मेडल जीतना। लक्ष्या की कामयाबी का श्रेय उनके कोच ने लक्ष्या को ही दिया। उनका कहना है कि लक्ष्या में शुरू से ही कुछ कर गुजरने का जुनून सवार था और यही उसकी कामयाबी का राज है। करवा रहे हैं हम ओलंपिक के लिए और कॉमनवेल्थ के लिए प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आगे जो आने वाली ओलंपिक है हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। बहुत टफ प्रैक्टिस चल रही है। सुबह 6 घंटे रहती है, शाम को 6-7 घंटे रहती है। तो जो हम सभी बच्चों को भी बोल रहे हैं और पेरेंट्स को भी ऐसा एडवाइस कर रहे हैं कि ये इस लेवल तक पहुंचना है तो बहुत टफ है। तो टफ मेहनत करवाओ, अच्छे कोच अपने ढूंढो कि जहां आपका टाइम वेस्ट ना हो, पैसा वेस्ट ना हो, तो आप अच्छा इंडिया के लिए कुछ कर सकते हो। लक्ष्या ने 17 साल की उम्र में अपनी मेहनत से जो उपलब्धि हासिल की है वो वाकई काबिले तारीफ है। ऐसे में उम्मीद है कि वो आने वाले दिनों में देश का नाम जरूर रोशन करेंगी। तो लक्ष्या की इस उपलब्धि पर संसद टीवी भी लक्ष्या को बधाई देता है। और अमृता, इस पूरे वीडियो में जो सबसे खूबसूरत पल लगा वो दादाजी जब नाच रहे थे। वाकई में जब देश की बेटी देश का गर्व बढ़ाती है तो दादाजी का इस तरीके से नाचना बनता है और ये बहुत ही सकारात्मक कि दूसरी बेटियां भी इससे शिक्षा ले सकती है हमारे देश की। कितनी खुशी होती है जब एक छोटी बच्ची की उपलब्धि पर उसके बुजुर्ग दादाजी इस तरीके से डांस करें और वो उत्साह और प्रेरणा देता है कुछ और करने का। बिल्कुल। चलिए अब संसदीय समितियों की बात कर लेते हैं पराक्रम। समितियों की रिपोर्ट पर आधारित जो विशेष कार्यक्रम है कमेटी रिपोर्ट, हम उसकी बात करेंगे। दरअसल ये हमारे संसद टीवी का खास कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में आज आप देख सकते हैं संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति की मीडिया कवरेज में नैतिक मानक विषय पर संसद में पेश रिपोर्ट पर चर्चा। खबरों को प्रसारित करने और रिपोर्टिंग में वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित करने के साथ ही व्यक्तियों और संस्थाओं पर पड़ने वाले इसके व्यापक प्रभाव जैसी नैतिकताओं का अनुसरण करना अनिवार्य है। आम जनता भी चाहती है कि मीडिया में जो खबरें आए वो सही हों। सोशल मीडिया इन दिनों निश्चित तौर पर
जो भी कुछ हम लोग देख रहे हैं उसका कोई आधार समझ में नहीं आता। जो हमारे यहाँ पे कानून और नियम है वो अलग हैं अखबारों के लिए और मैगजीन्स के लिए। उसके बाद टीवी चैनलों के लिए एक अलग कानून है। इंटरनेट पे जो अखबार है या जो ब्लॉग है और उस पर जो चीज़ें चलती हैं वो अभी कानून के दायरे से बाहर है। और हेलो इंडिया को आप टीवी के अलावा संसद टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। आप अपना ये पसंदीदा कार्यक्रम टीवी के अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर भी देख सकते हैं। और इसके साथ ही जो ऐप्स हैं कू, ट्विटर, इंस्टा, इस पर भी संसद टीवी उपलब्ध है। आप संसद टीवी की आईडी को फॉलो कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो आपके सुझाव हैं, आपकी प्रतिक्रियाएं, वो हमें देना ना भूलें। हर रोज़ अपनी प्रतिक्रियाएं हमें भेजें, उस पर हम अमल करेंगे। इसी के साथ हम जाते जाते अमृता, चूंकि आज हिंदी सिनेमा के मशहूर कलाकार राज कपूर की पुण्यतिथि है। राज कपूर ने हिंदी सिनेमा को एक अलग ही पहचान दी है। राज कपूर सिर्फ एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर ही नहीं बल्कि सिनेमा के क्षेत्र में एक बड़े विजनरी भी थे। जी हाँ, आपको बताएं कि समय से पहले ही आने वाले वक्त की आहट को वो भाप लिया करते थे। उनकी दूरदर्शिता कुछ ऐसी थी कि उन्होंने बॉबी, मेरा नाम जोकर, राम तेरी गंगा मैली जैसी फिल्में समय से पहले बनाई। 1971 में पद्म भूषण और 1987 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित हुए। तो पराक्रम, चलते चलते आपको, अपने दर्शकों को हम छोड़ जाते हैं उनके कुछ यादगार गीतों के साथ। तो आप हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आज राज कपूर को हम सभी याद करते हैं। और इसी के साथ देखते रहिए संसद टीवी। कल आपके साथ हेलो इंडिया में फिर मुलाकात होगी ठीक सुबह 8 बजे मेरे और अमृता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। तू जहाँ आया है वो तेरा घर नहीं, गली नहीं, गांव नहीं, कुछ नहीं, बस नहीं, रास्ता नहीं, दुनिया है। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल।